बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के पैगाम की। तीनों बहनों ने भाई से मुलाकात के बाद क्या बताया, हलीमा खान की मीडिया टॉक में हंगामा आराई क्यों हुई, क्या आज पेश आने वाला वाक़या अंडागर्दी के वाक़या का तसलसल था या कुछ और। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के मौके पे क्या बदमज़गी हुई, नवाज़ शरीफ ने लंदन जाने की क्यों ठान ली है, इस पर बात करेंगे। 18 करोड़ पाकिस्तानियों का डाटा लीक हो गया, ये ख़बर नहीं, एक बहुत बड़ा सानिया बन के सामने आया है। नाज़रीन, डेस्परेट अटैम्प्ट के तौर पर पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात और मामलात को उछालने का सिलसिला जारी है और इसकी ताज़ा तरीन कोशिशों का निशाना कौन बना, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए कि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, जिसके लिए इमरान खान की तीनों बहनों को जेल के अंदर जाकर समाअत देखने का मौका मिला। उन्होंने चंद घंटे अपने भाई के साथ गुजारे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीमा खान ने कहा कि इमरान खान की सेहत बहुत अच्छी है, उनकी सेहत के बारे में खामखा क्या सराहियाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये प्लानिंग के तहत ये अफवाहें फैलाई गई थी जो कि कामयाब नहीं हो सकें कहीं किसी मरहले पे भी, कि बस इमरान खान गए के गए खाकम बदन के जी वो तो बहुत बीमार हैं और उन्होंने अपना जो करना था वो कर गए हैं। ये बाकायदा इसका काउंटर किया गया तो फिर ये बात कहीं जाके बनी। अब ये तसलसल के साथ इमरान खान साहब ने भी पिछली पेशी पे आके दानिस्ता तौर पे ये डंड बैठ के निकाल के बताया था कौम को कि मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थोड़ी ऐसी तैसी। तो उन्होंने कहा कि जो लोग इमरान खान की सेहत के बारे में या उनकी ज़िंदगी के बारे में, हलीमा खान साहबा ने आज बताया कि जो लोग इमरान खान की सेहत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं ऐसी, उनके लिए इमरान खान का पैगाम है कि मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है। हलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की सख्त मुखालफत करते हुए कहा है कि ये सब पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश है। ऑपरेशन का मकसद पीटीआई हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल करना है। उन्होंने कहा कि ये अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक साजिश है। अगर अली अमीन ने लोगों की मंशा के ख़िलाफ़ हुकूमत की तो ये चंद हफ्ते भी नहीं चल पाएगी, इसलिए अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना चाहिए। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अली अमीन ख़ुद अफ़गानिस्तान जाएँ और वहाँ उनसे बात करें। इमरान खान के मुकम्मल बयान के लिए उनकी तफसीली ट्वीट का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, आज की जो इमरान खान की गुफ्तगू जो हलीमा खान के ज़रिए पता चली है, वो पिछली गुफ्तगू का 3 दफ़ा की गुफ्तगू का तसलसल है। मैंने अर्ज़ किया था अपने आखिरी वीलॉग में भी आपसे कि क्यों इमरान खान साहब इन 2-3 मौज़ूआत को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इन्हीं पे फोकस किए हुए हैं। पाकिस्तान से अफ़गानियों का इनखला, अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल और ये 2-4 जो मामलात हैं केपी के हवाले से, ये क्यों इन पर इतना फोकस कर रहे हैं। तो आज इमरान खान ने उनकी वजूहात भी बता दी हैं। हलीमा खान साहबा के साथ आज जब मीडिया टॉक के लिए तशरीफ़ लाई तो एन तवक्को के मुताबिक, जो मैं आपको पिछले वीलॉग में शायद अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये 12 दिन पहले की मेरे पास ख़बर थी और वो मैं तो समझ रहा था कि अंडे के बाद वो बात दब जाएगी, तो काविश जो है वो नाकाम हो गई, साजिश। लेकिन वो साजिश नाकाम होते देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने उसी कोशिश और काविश का तसलसल जो है वो जारी रखा, मतलब वही करने की कोशिश की जा रही है बार बार। बेशर्मी की इंतहा है और क्या है। आज जब वो आई हैं मीडिया टॉक के लिए तो तवक्को के मुताबिक चंद सहाफ़ियों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही शोर करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, मैंने यही आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था ना कि किसी खातून सहाफ़ी का सहारा लिया जाएगा, तो खातून सहाफ़ी तो कोई अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने किसी और का सहारा ले लिया। इनमें ज़्यादा शोर करने वालों में तैयब बलोच नामी सहाफ़ी मौजूद है। ये वही शख्स है जो गैर ज़रूरी सवालात के ज़रिए इमरान खान की बहनों को ज़िच करने की हमेशा कोशिश करते हैं।
पीटीआई जराये के मुताबिक तैयब बलोच आज भी अपने चंद साथियों के साथ आए हुए थे। उन्होंने प्रेस टॉक शुरू होने से पहले ही हलीमा खान साहबा को गाली दी और कहा कि आप किस हैसियत में बात कर रही हैं, जिस पर पीटीआई के नौजवान मुश्तइल हो गए और वो तैयब बलोच को पकड़ कर एक तरफ ले गया। कुछ लोगों ने उसका गिरेबान भी पकड़ा, उसे धक्के भी दिए, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ही निकाल दिया। बहरहाल इस मौके पर मेरी ज़ाती राय ये है कि पीटीआई के कारकुनों को भी तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था। ये ऐसी बातों का दिफा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर वो मेरी ज़ाती रही है कि तैयब बलोच को नज़रअंदाज कर देते तो ये 100 गुना बेहतर होता। अच्छा, इस पर हलीमा खान साहबा ने भी कहा कि ये जो वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। हम यहाँ सिर्फ अपने भाई के लिए आते हैं, सियासत के लिए नहीं। हमें मालूम था कि ख़वातीन पर हमला करने के लिए 3-4 लोग प्लांट किए गए हैं। बहरहाल जैसे ये वाक़या हुआ, पूरी हुकूमत जो है उसके तो तन बदन में जैसे आग लग गई हो। वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने तो कहा बस जी छोड़ो, सारा कुछ जो है माजी में जो कुछ हुआ है, बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं जिन पर उनको पता भी नहीं चला, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने फ़ौरन आकर कहा जी तैयब बलोच पर तशद्दुद करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। मतलब एक सहाफ़ी ने पोस्ट की कि तैयब बलोच पर हमला करने वालों को फौरी गिरफ़्तार किया जाए। फिर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को फिर रात गए घरों से भी सोना उठाया जाता रहा, कोई नहीं बोला। आपने देख लिया नाज़रीन कैसे कैसे आधी आधी रात को उठाए गए। ये एक सहाफ़ी ने बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की है, वो पढ़ने के काबिल है। उन्होंने मज़ीद अपनी ट्वीट में लिखा है कि मुल्क के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को बेदर्दी से शहीद किया गया, ये तब भी चुप रहे, कोई इनमें से नहीं बोला। लब सी लिए थे इन लोगों ने अपने। एनीवे नाज़रीन, नए अदालती साल के मौके पे आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीब हुई जिससे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खिताब किया। अपने खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ने अपनी 1 साल की कारकर्दगी बताई। उन्होंने कहा कि उनके प्रोटोकॉल में 9 गाड़ियाँ थी जिन्हें कम करके उन्होंने 2 कर दिया। बस ये 1 साल की कारकर्दगी थी। चीफ जस्टिस ने बताया कि अदालती फैसलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेना होगी, ली नहीं है, मदद लेना होगी, प्लानिंग बताई। हैरानकुन तौर पे चीफ जस्टिस ने अपने साथी, बहुत ही करीबी साथी माजी के जज अपने मंसूर अली शाह साहब की तरफ से लिखे गए ख़त और उसमें उठाए गए 6 सवालात का कोई जवाब देना तो दूर की बात है, जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझा। चीफ जस्टिस ने जबरी गुमशुदगियों पर भी कोई बात नहीं की। 9 मई के मुकदमात में जिस तरह इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई, इस पर भी उन्होंने कोई लबकुशाई नहीं की। मुल्क के 3 बड़े पार्लिमानी इदारों में कायदीन हिज़्ब इख्तलाफ को नाअहल करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस इस जानब भी मतवज्जो नहीं हुए। अलबत्ता उनकी तकरीर से ये तासुर ज़रूर मिला कि मुल्क में जो कुछ चल रहा है, अदालतें जिस तरह फ़तह कर ली गई हैं, इस पर चीफ जस्टिस साहब न सिर्फ मुतमईन है बल्कि खुश भी हैं। अगर नुकसान और ख़राबी का इदराक ही नहीं है तो फिर इसे ठीक कौन करेगा। चीफ जस्टिस के आज के खिताब ने कानून की बालादस्ती के ख्वाहिशमंदों को मेरी ज़ाती राय में बहुत मायूस किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसमें 4 सीनियर जजेस ने जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने शिरकत नहीं की। इन चारों जजेस ने चीफ जस्टिस के नाम ख़त लिख दिया जिसमें उनसे कहा गया कि फुल कोर्ट के सामने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के बगैर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाना गैर आईनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने अपने चीफ जस्टिस पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद कर दिया। नाज़रीन इकराम, एक्सटेंशन का मामला अभी हल नहीं हुआ। अगरचे नून लीगी वज़रा ने अपने तौर पर इस मसले को हल कर दिया है, मगर पस पर्दा मामला जो हैं वो ठीक नहीं लगते, जिसकी एक अलामत ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक बार फिर इलाज के लिए लंदन जाने का इरादा ज़ाहिर कर दिया। कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को लंदन में अपनी गर्दन और दिमाग की MRI कराना है। अब इसके लिए लंदन जाना क्यों ज़रूरी है मुझे नहीं पता। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वेन्स हैं, दिल की जो शरियानें हैं, वो सुकड़ गई हैं। अब यानी उनके जो बीमारी है उसमें भी इबाम पाया जा रहा है। अब देखना यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं। अगर वो लंदन चले गए तो ये इस बात की अलामत होगी कि एक्सटेंशन वाले मामलात सुलझ चुके हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ को रोक लिया गया तो फिर समझ लें कि मामला गड़बड़ है।
नाज़रीन, पंजाब में एक तरफ सैलाब की तबाहकारी है तो दूसरी तरफ हुक्मरानों की बेहिसी है, जो सैलाब को एक अल्लाह माफ़ करे अपॉर्चुनिटी समझते हुए सिर्फ और सिर्फ ज़ाती तशहीर में लगे हुए हैं। हुक्मरानों की देखा देखी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी टिकटॉक पर इन्हिसार करने लगी है और टिकटॉक पर ही मुतहर्रिक नज़र आती है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल है। वो उनकी एक वीडियो वायरल है कि सैलाब से मुतासरा ख़ानदान सैलाब से मुतासरा एक खातून है, उसको इमदाद दे रहे हैं और उसको इमदाद देते हुए मतलब उसको आप देख नहीं पाते पूरी वीडियो। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि सैलाब मुतासरीन की मदद से ज़्यादा मदद कम की जाए, मैडम वज़ीर आला तक अपनी बात और खुशामद जो है वो किसी तरह पहुँचाई जाए। डीसी मुजफ्फरगढ़ मुतासरा खातून को इतना सा पैकेट पकड़ाते हुए कह रहे हैं कि तेरे वास्ते मरियम नवाज सिर्फ रोटी भेजी है, तेरे वास्ते रोटी भेजी। किन्ने भेजी है? मरियम नवाज ने। किन्ने भेजी है? मरियम नवाज ने। वैसे मरियम साहब आप खुद भी इस बात का नोटिस लें कि किसी गरीब को ये बात बार बार जिताना, किसी भिखारी को भी ये बात बार बार जिताना, तो वो भी तीसरी चौथी दफ़ा सुन के वो रोटी या जो भी आप उसकी मदद करते वो उठा के मारेगा। तो ये ब्यूरोक्रेट ये आपको खुश करने के लिए किस हद तक गिर गए, आप भी मैडम खुद ज़रा सोचें। मरियम साहब आप खुद सोचें, आपके साथ आपकी ये तशहीर कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपका भला कर रहे हैं या आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मतलब और गिना रहे हैं। वो साहब जो है कहते हैं कि इस डब्बे विच एक रोटी एक सालन है, 2 केले ने, वेख ले। अच्छा, ये अकेले अफसर नहीं है, सैलाबज़दा इलाकों में जगह जगह ऐसी नौटंकियां करते हुए आपको अफसर मिलेंगे। इश्तिहारबाजी, खुद नुमाई इंतहा को पहुंची हुई है। बच्चों को दिए जाने वाले दूध के छोटे से पैकेट और सेब की पैकिंग पर भी मैडम वज़ीर आला की तस्वीर चस्पा की गई है। छापा खानों से जितने खर्चे में मेरे ख्याल इश्तिहार छपे हैं, इतने में न जाने कितने सैलाबज़दा लोगों की दादरसी हो जानी थी। रेस्क्यू की सूरत हाल अमली तौर पर कैसी है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मुल्तान के नवाई इलाके जलालपुर पीरवाला में जो अभी भी आफत ज़दा है और 1 सेंटीमीटर भी वहाँ पे आफत का जो लेवल है नीचे नहीं आया, मुसीबत नीचे नहीं आई, वहाँ पे सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलटने से खातून समेत 4 बच्चे डूब कर जाँ बाक हो गए। कश्ती में 30 अफराद सवार थे। खातून और बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थी और जब उनसे पूछा गया साहब बहादुर से कि जी आपने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई थी, क्यों नहीं पहनाई थी, तो बात ही गोल कर गया, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले गए। फिर बाद में इंकशाफ हुआ कि रेस्क्यू इदारों के पास ज़िला भर में सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स थी। अब ज़ाती तशहीर के पैसों से जितनी मेरे खर्च किए गए हैं उतने पैसों से मेरा ख्याल कम से कम 10,000 लाइफ जैकेट्स आ जानी थी। और नाज़रीन आप इधर देखें, गुजरात शहर के मकीनों की हालत जो है वो नाकाबिले बयान है इस वक्त, जहाँ बारिश ने पूरे शहर को दरिया बना के रखा हुआ है। 5 रोज़ से शहर में पानी मौजूद है। इंतज़ामिया समेत किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इस पानी का निकास कैसे और कहाँ किया जाए। पूरे गुजरात शहर में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो कई रोज़ से मुअत्तल है, बाकायदा खाने पीने की अशिया बिल्कुल नहीं पहुंच रही, खड़े पानी से ताफुन उठ रहा है। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग के दौरान डीसी गुजरात ने बताया कि जी बारिश से सिर्फ 20% गुजरात डूबा है। और इसी इजलास में मौजूद काफ लीग के MPA शाफे हुसैन साहब ने बताया कि नहीं, बारिश से 70% गुजरात डूब गया है। उन्होंने बताया कि दरियाए चनाब के टूटने वाले बंद का जो है वो शगाफ जो पुर नहीं किया जा सका, जिस पर डीसी साहब ने कहा नहीं सर, शगाफ पुर कर लिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हकीकत क्या है और बातें क्या बताई जा रही हैं। इस दौरान अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो झोलियाँ उठा उठा के हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासर होने वालों को एक नई आफत ने घेर लिया। मुतासरीन सैलाब को लाखों रुपए के बिल्स मौसूल हो रहे हैं बिजली के, जो पहले कभी नहीं इतने मिले थे। रिकॉर्ड तोड़ बिल्स, पता नहीं सैलाब के साथ बिजली आई है या किस बात की बिजली आई है। इस बात का बदला लिया जा रहा है कि जी इस बिजली से, इस पानी से जो आपके घरों को डुबोया है जिस पानी ने, इससे हमने बिजली बनानी थी, तो चूँकि ये आपके इस्तेमाल में आ गया है तो इसलिए आप जुर्माना भी अदा करें।
नाकाबिले यकीन सूरत हाल है। किसी को 1,98,000, किसी को 97,000, किसी को 80,000, 45,000 रुपये तक छोटे छोटे घरों को बिजली के बिल्स हैं आफत ज़दा इलाकों में, जहाँ पर 10-10 फुट पानी खड़ा है। ऐसा लगता है कि सैलाब ज़दा जो उनके घरों में फैक्ट्रियाँ चल रही थी, पता नहीं 5-5 मरले 3-3 मरले के घरों में, जिन्हें सैलाब बहा ले गया। इन हालात में मनसूबा वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब का बयान बहुत ही कमाल का। उन्होंने कहा है कि जी सैलाब ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया, यानी अब जो भी मुसीबत आएगी, अगले महंगाई आएगी, जो भी सब कुछ जो आएगी, ज़ाहिर है सैलाब का भी रोल होगा। अब अपना हर बुरा काम जो है वो सैलाब पर डाला जाएगा, जितनी देर भी ये हुकूमत बाकी है। अपनी हर नाअहली, हर नालायकी जो है वो सैलाब के सर थोप दी जाएगी। नाज़रीन, एक बहुत ही तशवीशनाक खबर कि 18 करोड़ पाकिस्तानियों का डाटा लीक हो गया है। ख़ुद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लेकर तर्जुमान PTA तक सबका डाटा इंटरनेट पर मौजूद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिम सिर्फ 500 रुपये में दस्तयाब है। इस डाटा में पाकिस्तानियों की लोकेशन, उनके बैंक अकाउंट और पासवर्ड तक शामिल है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। इससे पहले 2024 में 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ था, मगर ये सब तो इलेक्शन के लिए था ना। 18 करोड़ पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। अब PTA जिसे पाकिस्तानियों की साइबर सिक्योरिटी यकीनी बनाना थी, उसे फायरवॉल लगाने पे और इंटरनेट की थ्रॉटलिंग जैसे कामों से फुर्सत मिले तो वो कोई और काम करे ना। हर मैदान में खौफनाक पसपाई की खबरें आ रही हैं नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि काफ़ी तरफ से मायूस होने के बाद PTI के अंदरूनी इख्तलाफात और मामलात को हवा देने की एक और कोशिश की जा रही है। डेस्परेशन के आलम में, मायूसी के आलम में और इस ताज़ा वेव के दौरान इन इख्तलाफात को हवा देने के लिए सबसे पहले इंतखाब किया गया जनाब सलमान अकरम राजा साहब का। बुरी तरह नाकामी हुई। सलमान अकरम राजा साहब को के ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन चलाई गई, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद बराह रास्त हमला किया गया अलीमा खान साहिबा पर कि जी इनके ख़िलाफ़ बातें की जाएँ। वो इतनी मैसिव सपोर्ट थी PTI के हलकों में, इतनी मैसिव थी, इतना जवाबी रद्दअमल इतना शदीद था कि जो अटैक करने वाले थे वो बिल्कुल कोने में चुप करके बैठ गए। इसका ताज़ा तरीन शिकार जो है वो एक मरतबा फिर खदीजा शाह को बनाया गया है। अब बाकायदा एक कैंपेन चलाने की कोशिश की गई है, लेकिन लोगों ने उस तरफ भी बिल्कुल कान नहीं धरे और बड़ी बाजारी लैंग्वेज में, बड़े बाजारी अंदाज में, लग़्व अंदाज में गुफ्तगू की गई, जो किसी के ख़िलाफ़ भी मेरा ख्याल करना मुनासिब नहीं। चाहिए जाए कि आप एक ख़ातून के ख़िलाफ़ करें, उस ख़ातून का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो रफ़ाई और फलाई महाज पर PTI के हलकों में ही सही वो सरगर्म अमल है। वो किसी ओहदे की ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन यार दोस्त हैं कि मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि जनाब कभी वो कुछ बनना चाहती है, कभी वो सेनेटर बनना चाहती है। नाज़रीन, खदीजा शाह के पास अभी तक अमेरिकन नेशनैलिटी है और नाइकॉप है, और उनके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब अली उन्होंने KP से अपना पंजाब से शिफ्ट करके KP में अपना डोमिसाइल बनवा लिया ताकि सेनेट की टिकट हासिल की जा सके। वो तो इमरान खान ने नहीं दी। नाज़रीन, खदीजा शाह के पास जो है वो सिर्फ अमेरिकन नेशनैलिटी है, नाइकॉप बना हुआ है, और वो किसी तरह भी इलेक्शन लड़ने की अहल ही नहीं है, किसी तरह भी। लेकिन प्रोपेगेंडा है। कभी पहले उनके फंड रेजिंग पर एतराज़ किया गया, उससे PTI को नुकसान पहुंचा, और जिन लोगों के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए उन्होंने आके तरदीद की कि हमारा तो कोई मामला ही नहीं है, हमने तो किसी को खदीजा को पैसे तक नहीं दिए। वो तो अपने तौर पर पैसे इकट्ठे कर रही हैं, वो तो खुद खर्च कर रही हैं, फिर इन हलकों को आराम आया। तो मेरा ख्याल है कि नाज़रीन, एक ऐसे मौके पे जब भी एक टेम्पो बनने लगता है, एक मोमेंटम बनने लगता है तहरीक का, तो उसी वक्त ये शोशे छोड़े जाते हैं। इससे मेरा ख्याल है कि जो PTI के हलके जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनको बहुत तदब्बर और होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई की कॉल पर नाज़रीन बलूचिस्तान में हड़ताल की गई और इंतहाई कामयाब हड़ताल की गई। पूरे सूबे में हर तरह का कारोबार और तजारती इदारे बंद रखे गए। ज़ीरो बिज़नेस, ज़ीरो दुकान खुली, सिफर पे लेके आए कारोबार ज़िंदगी।
पहिया जाम ऐसा था कि बलूचिस्तान की सड़कों पे दिन भर एक गाड़ी देखने को नहीं मिली। इस हड़ताल से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान ही कर देना तो उनके बहुत सारे मुतालबे माने जा सकते हैं, मगर इसके लिए मेरा ख्याल है इखलास का होना ज़रूरी है। नाज़रीन, आखिर में असद अब्बास असद के 2-4 अशार सुनाई देता हूँ। मैं कौन हूँ भले क्या हूँ, ग़ुलाम थोड़ी हूँ। मैं कौन हूँ भले क्या हूँ, ग़ुलाम थोड़ी हूँ। असीरे जुर्मे आना हूँ, ग़ुलाम थोड़ी हूँ। मुझे गिराने में हद से गिरे हुए लोगों, मैं अब भी डट के खड़ा हूँ, ग़ुलाम थोड़ी हूँ। मैं जितनी बार गिराया गया हूँ धोखे से, मैं जितनी बार गिराया गया हूँ धोखे से, मैं उतनी बार उठा हूँ, ग़ुलाम थोड़ी हूँ। मेरे वजूद में मिट्टी का है असर शायद, मेरे वजूद में मिट्टी का है असर शायद। मैं खाके शहर वफा हूँ, ग़ुलाम थोड़ी हूँ। तू मेरी बात समझता तो बात भी थी असद, मैं तेरा दोस्त रहा हूँ, ग़ुलाम थोड़ी हूँ। मैं तेरा दोस्त रहा हूँ, ग़ुलाम थोड़ी हूँ। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।